नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7 पार्ट 1 में हमने देखा कि 1 से 7 पार्ट तक कर चुके थे। अब शुरू कर रहे हैं पार्ट 8 से। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में किसान आंदोलन। तो हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः बिजोलिया किसान आंदोलन महत्वपूर्ण रहता है। और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन कौन कौन से हैं इसमें पढ़ेंगे अपन। बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सभी के बारे में, है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। यानी मध्यकाल का समय आ गया मुगल काल के समय जो, तो जागीरदार किसानों के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने किसानों से वसूली। यानी एक क्रम बन गया कि अंग्रेज राजाओं से सीधी लगान वसूल करते थे, राजा जागीरदारों से वसूल करते थे और जागीरदार किसानों से। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए और यह भार भी जो है किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। ठीक है, मुख्य किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चलता है? 44 वर्ष तक, और पूर्णतया अहिंसात्मक रहा है। अहिंसात्मक का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई इस आंदोलन में। 44 वर्षों तक यह आंदोलन चलता है। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है बिजोलिया? भीलवाड़ा में। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। उस समय जो था मेवाड़ रियासत में था, वर्तमान में जो आता है बिजोलिया भीलवाड़ा में आता है। 44 वर्षों तक चलता है और अहिंसात्मक आंदोलन रहता है। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। पहला चरण 1897 से 1914, दूसरा 1914 से 1923, तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। यानी 84 प्रकार के टैक्स लगान वसूल की जाती थी किसानों से। कब? राव कृष्ण सिंह के समय। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल ने, किसने? नानजी और ठाकरे पटेल। प्रश्न आता है, नानजी और ठाकरे पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन ने मेवाड़ महाराणे से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। नाराज राव ने कुछ समय बाद प्रजा पर चंवरी कर लगा दिया। अब जो राव था, जो लगान वसूल करता था, उसने चंवरी कर और लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चंवरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद, यानी जो कृष्ण सिंह है,
राव कृष्ण सिंह, ये चंवरीकर लगाता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना, चंवरीकर कृष्ण सिंह लगाता है। किसानों के विरोध के बाद चंवरीकर की लागत जो है माफ कर दी जाती है और लगान में छूट दी जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। अब ये ध्यान में रखना, प्रश्न पूछता है कि चंवरीकर किसने लगाया, तो चंवरीकर किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह ने। चंवरीकर किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह ने, ठीक है। और तलवार बंदी किसने लगाई है, तो पृथ्वी सिंह। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करमचरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। क्या क्या मुख्य मुख्य बात रही है बिजोलिया किसान आंदोलन में, दोबारा देख लीजिए। 44 वर्षों तक चलता है, अहिंसात्मक आंदोलन था, वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर आता है, पहले ये मेवाड़ रियासत के अधीन था। धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, 3 चरणों में होता है, 1897 से 1914, 1914 से 1923, 1923 से 1941। 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी कृष्ण सिंह के समय। उसके बाद नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव चंवरीकर लगा देता है, और जब किसानों ने विरोध किया तो चंवरीकर को हटा दिया जाता है, लगान में छूट दे दी जाती है। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह राजा बनता है, और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लागत लागू कर देता है। इसका नेतृत्व जो करते हैं विरोध का, वो है साधु सीताराम दास, फतेह करमचरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की। कब की, 1917 में की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज, दूसरे का कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक, है ना। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त होता है। अंजना देवी चौधरी, अब यहाँ से प्रश्न आने लग गए हैं। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी जैसी महिला नेत्रियों ने, अब नेता का जो प्रोजेक्ट है वो नेत्री है ना, नेत्रियों ने क्या किया, आंदोलन में भाग लिया। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी। इसको बिजोलिया किसान आंदोलन की जो महिलाएं हैं जिन्होंने भाग लिया, तो अंजना क्या है, नारी है, नार है ना, तो ना से अपन याद रख लेंगे नारायणी देवी, और ऐसे रमा देवी और अंजना देवी, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। किसान मैनाल स्थान पर एकत्र होते हैं और पथिक से नेतृत्व का आग्रह करते हैं, ठीक है। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। पथिक जी तो देते आदेश किसको, रामनारायण चौधरी को, और वो करते हैं नेतृत्व। यानी बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे जाते हैं। आप ध्यान में रखना, वो तो नानजी और ठाकरे पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से, और बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपाजी और कृपाजी, ठीक है। जो
उनका निधन हो जाता है। कई किसान घायल और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई और बेगार पर रोक लगाई गई। ये था बेगू किसान आंदोलन। क्विक रिवीजन करते हैं तो बिचौलिया किसान आंदोलन की सफलता के बाद मेवाड़ के जो बेगू ठिकाने के किसान थे वो भी उत्साहित होते हैं और मैनाल स्थान पर सभी एकत्रित होते हैं। पथिक को कहा कि विजय सिंह पथिक को कहते हैं कि आप नेतृत्व कीजिए, लेकिन पथिक जी ने आदेश दिया रामनारायण चौधरी को कि आप किसानों का नेतृत्व कीजिए। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और अनूप सिंह के बीच में समझौता होता है। मेवाड़ से का रेजिडेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे इसको। तो एक ट्रेंच आयोग जाता है और गोविंदपुरा में किसान एकत्रित थे, उन पर गोली चला देते हैं। गोली से रूपा जी और कृपा जी की निधन हो जाता है। अंतोगत्वा 53 में से 34 लागतें समाप्त करनी पड़ती है। अगला किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 ईस्वी में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। कब? 1926 में। कब? 1926 में नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन होता है। बूंदी के बरड़ में, बरड़ क्षेत्र है बूंदी में, पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक बील की मृत्यु जाती है। प्रश्न आता है बूंदी किसान आंदोलन में किसकी मृत्यु जाती है? तो नानक बील की। ठीक है। अनेक स्त्रियां और बच्चे भी घायल होते हैं। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। अलवर किसान आंदोलन, निमोचाना। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। 1921 में फिर 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने निमोचाना गांव में एक सभा का आयोजन करते हैं। कब? 1925 में। 1921 में तो सुअरों के लिए करते हैं। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। प्रश्न होता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो अलवर किसान आंदोलन को। ठीक है। सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के ये लगान में वृद्धि कर दी, जैसे अपन खर्च करते हैं मरने के बाद उसमें। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। वर्षा की कमी होती है, हमारा सिक्कर वाला क्षेत्र मरुस्थलीय इलाका है। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी होती है। प्रश्न पूछता है यहाँ से कि ऐसा कौन सा राजस्थान का किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है? तो कौन सा है? सिक्कर किसान आंदोलन। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा और लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता है। ध्यान में रख लेना, सिक्कर किसान आंदोलन के हरलाल, नेतराम और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। आगे पढ़ते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। प्रश्न बनता है सेवा समिति का गठन कौन करते हैं? तो कालीचरण। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मलसीसर है भाई, ठीक है ना, के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। मालासर है ना। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाता है, शेखावाटी किसान आंदोलन का।
अन्य किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कुछ अन्य किसान आंदोलन के बारे में बात करता है। 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियां एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूक तलवारें और भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। यानी एक तो डाबड़ा किसान आंदोलन है, एक चंडावल, ठीक है, ध्यान में रखना है। जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन भी हुए। राजस्थान में भील, मीना, ग्रासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती है। इन्हीं दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है, यानी भील ज्यादा है। मेवाड़ के राचिन में इनका चित्र अंकित रहता है, किनका? भीलों का। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बोले। जयपुर में कौन सी है? तो मीणा। दक्षिणी राजस्थान में भील। परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण होता है। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया, जैसे भील आंदोलन हो गया, एकी आंदोलन हो गया, भगत आंदोलन हो गया, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। भील आंदोलन, भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किनकी? गोविंद गुरु। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने किसकी की? संप सभा की, ठीक है। गोविंद गुरु ने बेगार एवं अनुचित लागतें न देखने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ियों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। भील आंदोलन को ही भगत आंदोलन कहते हैं। और यहाँ से आपको ध्यान में रखना कि भगत आंदोलन और भील आंदोलन, गै से क्या आपको ध्यान रखना है? गै से गोविंद गुरु, और गोविंद ने गुरु हमेशा क्या कहता है कि भाइयों के बीच में क्या होना चाहिए? संप होना चाहिए, है ना। तो संप सभा की स्थापना कौन करते हैं? गोविंद गुरु। आदिवासी जातियों के दूसरा मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए और महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों की संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को जाता है। कहां पर? देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों को संगठित किसने किया? तो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। मीणा जनजाति आंदोलन, मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चोट वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बराबर न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति है एक चौकीदार मीणा, दो प्रकार के होते हैं।
चौकीदार मीणा जो है वो चौकीदारी का कार्य करते थे अंग्रेजी शासन में। धीरे धीरे उनको चोर मान लिया गया, चोरी डकैती में इनको जिम्मेदार माना जाने लगा और एक एक्ट भी लागू किया गया 1924 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसके तहत मीणाओं के जो बच्चे होते थे 12 वर्ष से अधिक आयु के, सभी लोगों को समीप के थाने में आने के लिए पाबंद कर दिया जाता है। अब इससे जो जाति में असंतोष फैलता है और उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, इसे कहते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। ये 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त होता है, ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं अपन प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन। प्रजा, प्रजा यानी जनता, और मंडल यानी संगठन, ठीक है। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। पहला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल 4 अक्षर का शब्द है, ध्यान रख लेना, 1934, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल कौन करता है इसकी स्थापना? जयनारायण व्यास, जोधपुर में। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन रहता है? भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टारी के अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूरचंद पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जिसकी कपूरचंद पाटनिया और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931 में। 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। जयपुर में चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन होता है। पहली स्थापना करते हैं 1931 में कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज। उसका दोबारा पुनर्गठन होता है 1936 में। उसका चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ करता है। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन होता है। बाद में रालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल 23 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मेवाड़ प्रजामंडल के कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मैं से मेवाड़, मैं से मेहता, ध्यान रख लिया। तो कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के मेहता बलवंत सिंह मेहता। कब होता है? 24 अप्रैल 1938 को। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव बनाया। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रहती है। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तीस जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कोटा प्रजामंडल अभिनरी, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ये सहयोग देते हैं अभिनरी और तनसुख। नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कोटा में नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। अब पढ़ेंगे प्रमुख जननायक कौन कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल
कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? आइए अब आगे बढ़ते हैं। गोविंद गुरु। जब भी मैं प्रश्न करता हूं आप पोज करके उसके उत्तर कमेंट में जरूर दे सकते हैं, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद और लगेंगे। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में होता है। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया। 1903 में संत सभा की स्थापना करते हैं, मैंने आपको बताया था। गुरु एक ही बात कहा, सागर रहो, साथ में रहो, यानी संप रखो। ठीक है। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने एवं ईश्वर की आस्था रखने की बात करते हैं कौन? गोविंद गुरु। यह गोविंद गुरु का चित्र है। अर्जुनलाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में होता है। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है अर्जुनलाल सेठी। ये अंग्रेजी, पारसी, संयुक्त संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे, यानी इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षित देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। यह अर्जुनलाल सेठी महान व्यक्तित्व। अब बारठ परिवार के बारे में पढ़ेंगे। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया, किसकी रचना? चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ की। प्रसिद्ध सोटे लेकर मेवाड़ महाराणाओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करते हैं। विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम इनका था भूप सिंह गुर्जर। इनका जो जन्म होता है यूपी के बुलंदशहर में होता है। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा जाता है, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर यह भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। ध्यान में रखना, वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। सेठ दामोदर दास राठी, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल, उसकी स्थापना कौन करते हैं? हगल जो है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके बाद। 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया। कौन सा दिन? 21 फरवरी 1915। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। किसने? दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1921 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो दामोदर दास राठी।
ठाकुर जोरावर सिंह बारट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारट जो है वो जो होर्डिंग बम कांड होता है उसमें साथ देते हैं किनका, रास बिहारी बोस का। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे और अमर शहीद कुंवर सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भी भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर प्रताप सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, यानी प्रताप सिंह बारट के पिताजी का नाम केसरी सिंह बारट था। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आसानाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। कौन करवाता है इनको गिरफ्तार? आसानाडा स्टेशन मास्टर। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। प्रश्न का आता है प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया? तो बरेली जेल में। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर थे सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा जाता है। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो जाती है। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद किया गया। प्रश्न पूछते हैं गोपाल सिंह खरवा को कौन सी जेल में रखा गया? तो टोडगढ़, और विजय सिंह पथिक को टोडगढ़। कुछ दिनों बाद ही दोनों वहां से लापता हो जाते हैं। गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। चेतावनीराज चुंगटिया पुस्तक जो सोर्टे हैं, चेतावनीराज चुंगटिया सोर्टे लिखे गए थे किनके द्वारा? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा। तो आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता ने लागतें, जो लाग ली जाती थी, वो कितने प्रकार की थी? 48 प्रकार, 84 प्रकार, 88 प्रकार, 44 प्रकार। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इनको सुमेलित करना है। अच्छे प्रश्न है ये, आप इनको अवश्य रूप से करें। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? मिलान करना है। मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। बीकानेर का मग्गाराम वैद्य, मारवाड़ का जयनारायण व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज, कोटा प्रजामंडल पंडित अभिनारी। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे प्रश्न उत्तर याद हों। लगातार 2 बार इस क्लास को सुन लोगे तो आपको अच्छे तरीके से राजस्थान अध्ययन जो है मूल किताबें कक्षा 7 के बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा, बाकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। अध्याय 9, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आखातीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी मां से पूछा। मां ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध और दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। बाल विवाह एक कुप्रथा है, कम आयु में
शादी कर देना, जाति प्रथा जातिगत भेदभाव किए जाते हैं, सती प्रथा पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, कन्यावध कन्या होने पर उसका वध कर देते हैं, दास प्रथा गुलाम, ये अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त है। आइए देखते हैं। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विस्तृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। अब अपन देखते कि अंग्रेजों के आने से हमें क्या फायदा हुआ। तो अंग्रेज भी गुलामी तो कतई अच्छी नहीं है, ये तो मानते हैं, लेकिन जब अंग्रेज आए हमारे समाज में जो कुप्रथाएं थी उसे दूर करने में आसानी हो गई। सामाजिक सुधार, राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहता है। वे 1818 में सहायक संधियां करने शुरू कर देते हैं और 1947 में देश आजाद होता है। तब तक ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वही नीति अपनाई थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए थे। यानी हमारे शासकों ने भी प्रयास किया था। कैसा प्रयास देखते हैं। ये सती प्रथा उन्मूलन यानी सती प्रथा की समाप्ति। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। तो सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कब किया गया? 1829 में। किसके सहयोग से या किसके प्रयासों से? तो राजा राममोहन के प्रयासों से। मध्यकाल में ऐसे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो एक तो अकबर था, एक मोहम्मद बिन तुगलक था। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उन्मूलन कौन सी रियासत में किया गया? तो जयपुर राज्य। इसके बाद कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। कन्यावध, राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। ध्यान रखना, कन्यावध जो है सबसे पहले गैर कानूनी घोषित कहाँ किया गया? तो कैसे कन्या कैसे कोटा, ध्यान में रख लेना। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून, यानी बेमेल विवाह होता है, बच्ची छोटी है और पुरुष जो है बड़ा, तो उसको बेमेल विवाह अनमेल विवाह कहते हैं, है ना। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। तो कम विवाह में विवाह कर देना वो तो बाल विवाह कहलाएगा, और उम्र में छोटी कन्या और अवस्था में बड़ा पुरुष तो उसको बेमेल विवाह या अनमेल विवाह कहते हैं।
इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनवाया। ध्यान में रख लेना। अब इसको याद कैसे करोगे? 10 दिसंबर 1903 को निषेध कानून बनाते हैं। कौन सी रियासत? अलवर रियासत। तो बाल विवाह और विवाह, भाई जब भी अपन विवाह करते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें वर देखते हैं। क्या देखते हैं? वर और अलवर। तो अलवर रियासत ने सबसे पहले कानून बनाया। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। यानी इस प्रथा को, दास प्रथा को क्या कहते हैं? चाकर या हाली प्रथा भी कहते हैं। इसे समाप्त करने तो अंग्रेजों द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। प्रश्न पूछ सकता है, दास प्रथा का उन्मूलन कौन से चार्टर अधिनियम के तहत होता है? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायन प्रथा उन्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। आज भी हम कई बार अखबारों में देखते हैं कि उसको, महिला को डाकन बना करके उसको पर यातनाएं, घोर यातनाएं दी जाती है। तो एक सिर्फ अंधविश्वास है। ठीक है। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। शैक्षणिक सुधार क्या है? भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे मठ आदि रहे हैं। परिवार, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया है। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। कब? 1819 में। इसके बाद पुष्कर, बिनाय और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म को दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। कब? 1835। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थीं। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से 1872 में वायसराय मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसका प्रथम सत्र 1875 में प्रारंभ होता है। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करता है। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कौन करता है? जनार्दन राय। सभी के लिए शिक्षा, है ना। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया
देश रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। अब देखते हैं प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। पहला पार्ट है जो है, पहला व्यक्तित्व है वह भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा कौन है? भोगीलाल पांड्या। अभी पिछले पार्ट में आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। राजस्थान का जो है आदिवासियों का दूसरा मसीहा किसे कहते हैं, है ना? आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या और वागड़ के गांधी भी भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में होता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ होता है? डूंगरपुर में, ध्यान में रखना। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वागड़ सेवा मंदिर, ये मंदिर की पूजा कौन करते हैं? तो पांड्या। नानबाई खांट भील और सेंगाबाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाबाई को पाठशाला में बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक थे सेंगाबाई, को भी फौज ने क्रूरता से पीटा। उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की इस रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा दिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। कितनी बड़ी प्रेरणा की बात होती है, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। नानाबाई खांट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और करनी सिंह, बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह का जन्म 1924 में होता है। 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहते हैं। कौन? करनी सिंह। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया और छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में एक कृषक परिवार में होता है। कब? 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही। इसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की। समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले। पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर कटराथल सिक्कर में सम्मेलन भी किया। ये प्रसिद्ध है कटराथल सम्मेलन। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और
स्वतंत्रता आंदोलन भी भाग लेते हैं। मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिलों के लिए आंदोलन करते हैं। कौन सा था? जल, जंगल, जमीन। किसके द्वारा चलाया गया? मामा बालेश्वर दयाल द्वारा। ये कुछ प्रश्न है उसी प्रकार से। आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? आंसर देना है। 1819 का आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला जाता है? तो आपको अभी भी बताया, ध्यान में देखना है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर कहाँ पर किया गया था? मिलान करना है। तो दास प्रथा क्या थी? एक कुरीति। किशोरी देवी सामाजिक कार्यकर्ता। मेयो कॉलेज कहाँ पर खोला जाता है? अजमेर में। इसका उद्देश्य क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखे। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला पार्ट है 10 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। ये 1934 होगा, भी गलत छपा हुआ है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होता है। बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत होता है? तो कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष थे अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया। लागू 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर
2015 से लगातार संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बात के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये हमारा संविधान। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। निर्वाचित जिनका चुनाव किया गया, देशी रियासतों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे, है ना। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत और रियासत के सदस्य भी शामिल थे। एक काम करना है आपको, निर्वाचित और मनोनीत, अभी मैंने बताया भी दिया है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अंतर क्या है, निर्वाचित और मनोनीत में क्या अंतर है। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्य के निवासी भी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब वो व्यक्ति जो राजस्थान के निवासी थे कौन कौन से थे, एक नजर में देखते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्य लाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुलाल असावा, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, ये सभी राजस्थान के निवासी थे। अब कौन सी रियासत से संबंधित थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से। अब कुछ व्यक्तित्व को तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो जो व्यक्तित्व नहीं याद है उनको याद करना है। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह केतरी से। ऐसे सदस्य जो राजस्थान के निवासी नहीं थे लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे, 4 थे। सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत, CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KM पणिकर बीकानेर और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, ऐसे राजस्थानी भी थे जो प्रवासी थे, दूसरी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर अपने राजस्थान की मान मर्यादा को बढ़ाया। तो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो थे पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से, और संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया है। संविधान के कुछ पृष्ठों का रेखांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। ये जो है वो कृपाल सिंह शेखावत का है। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से संबंधित थे, देखते। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में होता है। जन्म तो था उदयपुर रियासत में, ठीक है। वे पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे।
कितनी बार? 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से रहते हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया तो वो क्या था? अजमेर मेरवाड़ा का। जन्म होता है उदयपुर रियासत में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचदा गीत बहुत लोकप्रिय है। 1948 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। वर्मा को उदयपुर से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। कहां से थे? उदयपुर से। ठीक है। जयनारायण व्यास, जन्म 18 फरवरी 1899 जोधपुर में होता है। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। अखबार है इनका तरुण राजस्थान, संपादक रहे हैं। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे हैं। 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठाई। जोधपुर से विधानसभा के सदस्य बने। जयनारायण व्यास कहां से बने हैं? जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता, जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में होता है। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। किसने की? बलवंत सिंह मेहता। इस विधानसभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के सदस्य थे। अलवर रियासत के रूप में ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं पेशे से वकील थे। दलेल सिंह, कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, 18 मार्च 1909 को जन्म। कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव, कानून के जानकार। 1946 से 50 तक विधानसभा में कार्य किया। संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर की। गोकुलाल असावा, प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में होती है। कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान के प्रतिनिधि। जसवंत सिंह, भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह विधानसभा के सदस्य थे। भारतीय राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत होते हैं। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे हैं। राज बहादुर, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर विधानसभा में मनोनीत किए गए। कहां से? भरतपुर से। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में होता है। अर्जुलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना करते हैं। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। सरदार सिंह, सरदार सिंह खेतड़ी के राजा सरदार सिंह विधानसभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहते। फिर 1952 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहते। 1958 से 61 के बीच भारत ने इनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। सर्वेट्टी कृष्णमाचारी, सर्वेट्टी कृष्णमाचारी तमिलनाडु के रहने वाले थे। जयपुर रियासत के दीवान थे।
डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सरदार KM पनिकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पनिकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे। बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस के राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाग-बाग हटा दिए और बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचार्य ने विधानसभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। अगला, विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का गौरव। पाठ नंबर 11। भारत की धरती अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य इस गौरवशाली परंपरा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ के दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियां और प्राकृतिक स्थल न केवल भारत की धरोहर है बल्कि विश्व की भी अमूल्य निधि है। इन्हीं कारणों से राजस्थान के कई स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। सबसे पहली बात, यूनेस्को है क्या? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी के अंदर नाम है इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को उन जगहों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो मानव इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के लिए बहुत खास होती है। राजस्थान के प्रमुख विश्व विरासत स्थल है। ये राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव शिव मंदिर के चारों तरफ 29 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त यह एक पक्षी विहार है। इसमें लगभग 364 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन, जो कि सर्दियों में प्रवास हेतु यहाँ आता है, मुख्य आकर्षण है। 1981 को इसे वेटलैंड रामसर स्थल में शामिल किया गया। जैव विविधता की दृष्टि से संबंधित इस क्षेत्र को 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया। यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जंतर मंतर 2010। देखो, ये समय घटिका है, ठीक है। स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा देश के 5 विभिन्न स्थानों पर बनाई गई खगोलीय वेधशाला में से एक सबसे बड़ी वेधशाला है, जो जयपुर शहर के मध्य स्थित है। इसमें 20 विशाल यंत्र लगे हुए हैं। इनमें सम्राट यंत्र और सूर्य घड़ी प्रसिद्ध है। यह सूर्य घड़ी वर्ष 2010 में से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। 6 पहाड़ी किले हैं, ठीक है, जिनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो याद कैसे रखोगे? ची, कू, गा, जर, आम, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला, है ना, और
जैसलमेर, और रै पर आम पर क्या जाएगा, आमेर किला, है ना। चीकू, गाजर, आम। राजस्थान वीरों और किलों की भूमि है। यहाँ के किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, कला और जीवन मूल्यों के प्रतीक। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलों को हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के नाम से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। निम्न किलों में हमारी परंपरा, कला और स्थापत्य की झलक मिलती है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर किला, जयपुर का आमेर किला, जैसलमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला। मैंने आपको बताई थी ट्रिक, चीकू, गाजर, आम। तो ची से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर किला, और आम से आमेर। ये सभी के लिए राजपूताना, शौर्य, स्थापत्य कला और इतिहास की अमर गाथा कहते हैं। जयपुर शहर पर कोटा 2019 महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी राजधानी के रूप में 1727 ईस्वी में बसाई गई। जयपुर की स्थापना 1727 में थी। कौन करता है? जय सिंह द्वितीय। इस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, जिसने इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 चौकड़ियों में बसाया। 7 द्वार हैं। जयपुर शहर पर कोटे में सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंत्र, गोविंद देव जी मंदिर के साथ ही अन्य प्रमुख बाजार और व्यावसायिक स्थल स्थित हैं। यह जयपुर शहर का परकोटा। साल 2019 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका नगर नियोजन, वास्तुकला, सांस्कृतिक जीवन और पारंपरिक कला इसे अद्वितीय बनाते हैं। यूनेस्को ने राजस्थान की कुछ पारंपरिक कलाओं को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। जैसे कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया सपेरा जाति द्वारा किया जाने वाला यह लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं काली लहरदार पोशाक, ये देखिए, पहनकर तेज गति से सांप की तरह लहराते हुए नृत्य करती है। इसके मुख्य कलाकार है गुलाबो, जिसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति दी है। यूनेस्को ने सन 2010 ईस्वी में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। विश्व विरासत स्थल न केवल हमारे गौरव का प्रतीक है, बल्कि ये पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के बड़े केंद्र भी हैं। इनसे राज्य की आर्थिक प्रगति और विश्व में पहचान दोनों बढ़ती है। राजस्थान की धरती पर इतिहास जीवंत है। यहाँ का हर पत्र किसी गाथा का साक्षी है। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। हमें इन धरोहरों का संरक्षण कर इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। जंतर मंतर किसने बनवाया? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 4 ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया? 1985, 2010, 2013, 2019। सही उत्तर का कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, बताइए। और डिजिटल राजस्थान, अध्याय 12। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में डिजिटल से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और यहाँ से प्रश्न बनना संभावित हो जाता है। सामान्य जानकारी है डिजिटल की, है ना। आज का युग जो है डिजिटल युग कहलाता है। पहले जहाँ सभी काम कागजों और फाइलों पर होते थे, अब वे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। राजस्थान सरकार ने भी समय के साथ कदम मिलाकर राजस्थान को डिजिटल राज्य बनाने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य हर नागरिक को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, सरकारी सेवाएं घर घर पहुंचाना और जीवन को आसान बनाना। ये लोगो है डिजिटल राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन राजस्थान। डिजिटल का अर्थ है इतिहास। डिजिटल शब्द का अर्थ होता है अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया कार्य। डिजिटल तकनीक में सूचनाएं कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 डिजिट के रूप में संग्रहित होती हैं। डिजिटल क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई। बाद में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ध्यान में रखना, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2015।
इसी अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी अपने राज्य को डिजिटल राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाया। डिजिटलाइजेशन का महत्व है। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसके उपयोग से समय, श्रम और धन की बचत होती है। अनेक सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। बैंकिंग, बिजली पानी बिल, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जन्म, मृत्यु पंजीकरण, मूल निवास, जाति, विवाह प्रमाण पत्र आदि बनवाने का काम घर बैठे किया जा सकता है। किसान मौसम, बीज, फसल, बाजार भाव की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो जाती है। डिजिटल अनुप्रयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में आज अनेक योजनाएं और सेवाएं डिजिटल रूप में चल रही है। कौन सा है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार के कार्यों, सेवाओं और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के जरिए नागरिकों तक पहुंचाना। इसे सरल शब्दों में समझे तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। ई गवर्नेंस के घटक कौन कौन से हैं? G2, G2B, G2G और G2E क्या है ये देखते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन, यह है G2C। सरकार से नागरिकों को सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल आदि क्या है? G2C है। G2B क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय को सेवाएं जैसे लाइसेंस, टैक्स भुगतान, परमिट आदि। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी विभागों के बीच डिजिटल संचार जैसे डाटा शेयरिंग, रिपोर्टिंग आदि। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारियों को सेवाएं जैसे वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि। अब आता है SSO। SSO क्या है? तो सिंगल साइन ऑन, फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन एक ऐसा पोर्टल है जिसमें उपयोगकर्ता एक बार लॉगिन करके कई एप्लीकेशन या सेवाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। यह प्रणाली समय की बचत करती है, विभिन्न एप्लीकेशन के उपयोग में आसानी लाती है और सुरक्षा को मजबूत करती है। SSO लॉगिन के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जैसे ई मित्र, जन आधार, राज किसान साथी, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई गवर्नेंस, ई पेंशन आदि। ई मित्र केंद्र, ई मित्र केंद्र के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकता है। नागरिक विभिन्न डिजिटल प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, पंजीकरण, आवेदन आदि डिजिटल रूप से बिना किसी कार्यालय में भौतिक उपस्थिति के संपादित कर सकते हैं। जमाबंदी और गिरदावरी जैसे अनेक राजस्व एवं भूमि रिकॉर्ड अब ई मित्र पर ऑनलाइन उपलब्ध है। शिक्षा में डिजिटलीकरण, ये है इम्पोर्टेंट, है ना। शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित है ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल, जिसका उद्देश्य शिक्षा विभाग की सभी जानकारियों को डिजिटल रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा तंत्र को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। ठीक है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्राओं को डिजिटल माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना और विद्यालय से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है। ज्ञान संपर्क पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो व्यक्ति और संगठनों को राज्य के किसी भी विद्यालय की राशि दान करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विद्यालय के भौतिक विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलती है। SDBSP पोर्टल राजस्थान की शैक्षणिक योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रबंधन द्वारा लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना है। डिजिटल शिक्षा के रूप में स्मार्ट क्लास, ICT लैब ऑनलाइन पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास का अर्थ ऐसी कक्षा जहां पारंपरिक श्यामपट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो पैनल
बोर्ड, ई कंटेंट आदि का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। यह शिक्षा को रोचक, आसान और प्रभावशाली बनाता है। डिजिटल असेसमेंट एंड एनईपी फ्रेमवर्क के तहत छात्रों को डिजिटल एवं एआई आधारित मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। जन आधार राजस्थान सरकार की सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल पहल है। यह नागरिकों को एक पहचान से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा देता है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित, सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाता है। राज किसान साथी राजस्थान सरकार की एकीकृत डिजिटल पहल, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं, बीज वितरण, परामर्श, सब्सिडी, लाइसेंस को सरल और पारदर्शी बनाना और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान करता है। राज किसान साथी है। सी बॉक्स ये क्या है? महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। राजस्थान सरकार ने सभी कार्यस्थलों जैसे सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम आदि को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए गए। इस प्रकार डिजिटल राजस्थान की झलक हमारे गांव, शहर, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। डिजिटल माध्यम से काम सरल एवं शीघ्र होता है, परंतु इसकी पूरी जानकारी न होने से हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। साइबर क्राइम ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जानकारी चुराना, धोखाधड़ी करना या किसी को हानि पहुंचाना होता है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है? तो साइबर सुरक्षा का अर्थ डिजिटल माध्यम से हुए साइबर क्राइम से बचाव करना। कैसे? तो अज्ञात व्यक्ति को पासवर्ड और ओटीपी ना साझा नहीं करनी चाहिए। संदिग्ध लिंक और ऐप को डाउनलोड करने से बचें। अनजान नंबरों से आए फोन पर जानकारी ना दें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें। और साइबर अपराध की शिकायत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर करें या साइबर अपराध की जानकारी पुलिस की साइबर क्राइम शाखा में करें। डिजिटल राजस्थान से प्रमुख ऐप है, पोर्टल और उनके कार्य। शाला दर्पण शिक्षा विभाग का है, विद्यालय संबंधी कार्य प्रबंधन रिकॉर्ड होते हैं। राजकोप जो है पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा शिकायत एवं एफआईआर की स्थिति जानना, आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने से सहायता प्राप्त करना। अपना खाता राजस्व विभाग भूमि रिकॉर्ड और जमाबंदी विवरण आदि की जानकारी देना। और राजस्व संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। जन अभियोग एवं निराकरण विभाग, शिकायतें दर्ज, ट्रैक और निस्तारण करने हेतु। ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल नंबर भी है 181। आप अपनी कोई भी शिकायत है इसके द्वारा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल, और शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी है। ई संजीवनी ओपीडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निःशुल्क पंजीयन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना। आरएसआरटीसी मोबाइल ऐप, परिवहन विभाग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग, पीएनआर विवरण की जानकारी। सी बॉक्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। डिजिटल राजस्थान का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सब का सपना है। जब हर नागरिक तकनीक का सही उपयोग करेगा तब हमारा राजस्थान और भी प्रगति करेगा। डिजिटल तकनीक से न केवल हमारा कार्य सरल हुआ है बल्कि हम तकनीकी युग के नए भारत के निर्माण में योगदान भी दे रहे हैं। डिजिटल राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो खेती बढ़ाना, सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, नदियाँ जोड़ना, उद्योग स्थापित करना। सही उत्तर आपको कमेंट में जवाब देना है। ई मित्र सेवा किससे जुड़ी है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पर्यटन से, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं से। ठीक है। और जन आधार कार्ड किसका प्रमाण है? स्कूल का, नागरिक की पहचान का, कृषि का, रोजगार का। जो भी सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अब कुछ परिशिष्ट है महात्मा गांधी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो ये हम सभी में परिवर्तन, दूसरों में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन खुद में परिवर्तन कब करेंगे? पहले खुद सही बने, है ना। गांधी जी अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920 से 24 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर के शुरुआती दिन, स्कूली जीवन का लड़कपन और 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं का उन पर जो प्रभाव पड़ा, उससे इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोगों की जानकारी मिलती है। यहाँ गांधी जी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में ही अध्ययन करेंगे। साथ ही ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए या साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरनी बाबू और रामनवमी बाबू, जबकि लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान देना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वयं सिंधी होते हुए ये बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें वे जिस प्रांत में जाए उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो, और जो किसी को यह मालूम न होने दे कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक है। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे, तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते थे, और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बंधाते थे। मौलाना मजरूल हक ने मेरे सहायक के रूप में हक दर्ज कर रखा था, और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे पाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहिबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गाँव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गाँव के बच्चे मारे मारे फिरते थे, या माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहाँ पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गाँवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गाँवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन वे दें। उसके दूसरे खर्च की व्यवस्था हम करें। यहाँ के गांव में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए। मान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले और कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से समाज सेवकों की मांग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडरी को भेजा। बम्बई से अवंतिकाबाई गोखले आई। दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटेलाल सुरेंद्रनाथ और अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबा बाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संग काफी था। श्रीमती अवंतिकाबाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारिक और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबा बाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी,
ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी गुजराती मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्ज में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, अतः उन्हें कई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम में डॉक्टर की सहायता की जरूरत थी, अतः मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ को तो बंद ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षक और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी नियमों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े, राजनीति को न छुए, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें, कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, ध्यान में रखना। ये कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की आज बुक कंप्लीट हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसी प्रकार से कक्षा 6, 8 की भी श्रेणी आएगी। आपको अच्छी लगे तो साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।